हेलो स्टूडेंट्स, दीक्षाला इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे नेफ्रॉन के थ्रू किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन करवाया जाता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। हमने जो टॉपिक लास्ट में छोड़ा था वो था एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में डिफरेंस। अब जब हम एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया था कि एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड लाया जाता है और इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब हमारी किडनी ट्यूब्यूल से बाहर निकाला जाता है। ये जो एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल है ये बीच में बनाती हैं आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते थे। क्योंकि ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से मिलकर बना है तो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं और इसकी वॉल बहुत ज़्यादा थिन होने की वजह से आपका अगर प्रेशर तेज़ है, अगर ब्लड का प्रेशर तेज़ है और ब्लड का प्रेशर तेज़ होता है क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करवाना है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस को परफॉर्म करवाना है। अगर प्रेशर तेज़ नहीं रखेंगे तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे जब हमने ग्लोमेरुलस की बात करी तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना है जो कि ब्लड को क्या करता है, तेज़ प्रेशर से आगे बढ़ा के, और इन जो बोमन्स कैप्सूल का बेस है, ये आपका कैसा होता है, परफोरेटेड होता है। मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट होल्स प्रेजेंट होते हैं। भाई सीधी सी बात है कि जब फिल्ट्रेट इसके अंदर से बाहर आएगा उसी कंडीशन में तो फिल्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म करवाया जाएगा। तो जब आप फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करते हो तो उस फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए तेज़ प्रेशर की वजह से कैपिलरीज से ब्लड आया यहाँ पर, और इस कैपिलरीज से ब्लड यहाँ पर आने के बाद आगे बढ़ता है आपका किसके अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया एफरेंट आर्ट्रियोल, दूसरे में आप लोगों को बता रही हूँ इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने पढ़ा बोमन्स कैप्सूल, जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जिसको आप ग्लोमेरुलस कहते हो। ये जो बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आपको दिखी थी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी है, पोरेटेड, परफोरेटेड, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट होल्स प्रेजेंट है। और यही जो होल्स आपके पास प्रेजेंट है ये क्या करते हैं, तेज़ प्रेशर से जब ब्लड आता है तो सारे के सारे ब्लड को आपके किस में डाल देते हैं, बोमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करवा देते हैं। फिर जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट आपके फिल्ट्रेट को आगे लेकर आता है और किस में डालता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में डालता है। अब यहाँ से शुरू हुआ मेन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो जब हम बात कर रहे हैं आपके किसकी, जब हम बात कर रहे हैं आपके बोमन्स कैप्सूल से ब्लड के पीसीटी तक आने की, तो सबसे पहला प्रोसेस शुरू हुआ और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। कैसे इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, देखें, जब हमारे तेज़ प्रेशर से ब्लड आया तो उसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि वो इन टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के थ्रू बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर है छोटा। क्लियर। अब क्योंकि प्रेशर तेज़ था, जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स थे लाइक आरबीसीज का साइज़ बड़ा होता है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आरबीसीज का साइज़ बड़ा होने की वजह से जितना भी बड़े पार्टिकल थे, और आरबीसी का साइज़ क्योंकि बड़ा था तो उसमें वो भी इंक्लूड है, वो सारे के सारे चले जाते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल में। आप समझें, क्योंकि कैपिलरी से हमेशा छोटे पार्टिकल्स बाहर आते हैं, बड़े पार्टिकल्स कैपिलरी के अंदर ही रह जाते हैं। कैपिलरी की वॉल जो है बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, डायमीटर बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो वो सारे के सारे कंपोनेंट को बाहर नहीं आने देती, सिर्फ छोटे पार्टिकल्स को बाहर आने देती है। ठीक है। प्रेशर तेज़ था, प्रेशर तेज़ होने की वजह से ज़्यादा फिल्ट्रेट जो है वो बाहर आएगा। ओके। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट बाहर आ रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट आपका क्या होता है, आपका पूरा का पूरा आके इस बोमन्स कैप्सूल से पीसीटी में कलेक्ट हो जाता है। क्लियर। अब जब ये पार्टिकल पीसीटी में कलेक्ट हुआ तो पीसीटी में कलेक्ट होने के बाद समझेंगे फिर क्या होगा। यहाँ पे आरबीसीज रह गई इसके अंदर, जितना प्लाज्मा था, जितना मतलब आपका डब्ल्यूबीसीज है, प्लाज्मा है, और आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं प्लाज्मा में, वाटर वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें आ गई आपका पीसीटी के अंदर। जो ब्लड आपके इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर जा रहा है उसके अंदर प्रेजेंट है सिर्फ आरबीसीज और कुछ कंपोनेंट्स, प्लेटलेट्स वगैरह। ठीक है।
प्लेटलेट्स हैं, आरबीसीज हैं, मतलब जितने भी बड़े पार्टिकल्स हैं जो कि कैपिलरीज के थ्रू बाहर नहीं आ सकते थे, वो वाला पूरा का पूरा पार्ट प्रेजेंट है आपका किसका, इफरेंट आर्टरियोल में। अब इफरेंट आर्टरियोल ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, ये लेके जाएगी वीन के अंदर। अब जब वीन के अंदर ब्लड को ले जाया जाएगा तो उस कंडीशन में इसके पास प्रेजेंट है सिर्फ आरबीसीज या फिर प्लेटलेट्स, और तेज प्रेशर होने की वजह से जितना प्लाज्मा था वो सबका पूरा का पूरा प्लाज्मा आ चुका है किसके अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। जब पूरा प्लाज्मा पीसीटी में आ चुका है, तो पूरा प्लाज्मा जब पीसीटी में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके जितने भी कंपोनेंट्स थे वो अब किस में नहीं है, इफरेंट आर्टरियोल में नहीं है। इफरेंट आर्टरियोल में बचा सिर्फ आरबीसी। मतलब क्या है, जब लिक्विड कंपोनेंट निकल गया और सिर्फ आरबीसीज बचे हैं, दैट मीन्स जो हमारा ब्लड का कंसंट्रेशन है इफरेंट आर्टरियोल में वो बहुत ज़्यादा है, और उस कंसंट्रेटेड फ्लूइड का मूव करना बहुत मुश्किल होगा। भाई लॉजिकल सी चीज़ समझिए, मैंने बोला कि मेरे पास एक ग्लास, हाथ में ग्लास है जिसमें पानी है और दूसरे में है जिसमें बहुत गाढ़ा शुगर सोल्यूशन है। दोनों को मैंने अपने हाथ से नीचे स्पिल किया, तो स्पिल करने पे जो पानी होगा वो तो बहता हुआ आगे चला जाएगा, लेकिन जो गाढ़ा कंसंट्रेटेड शुगर का सोल्यूशन है वो आपका उसी जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, फ्लो नहीं करेगा। तो मतलब हमें पता है कि कोई भी कंसंट्रेटेड चीज़ फ्लो करने में प्रॉब्लम देती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो इफरेंट आर्टरियोल की, तो इफरेंट आर्टरियोल में ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट है, प्लाज्मा की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से फ्लो जो है वो रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, बहुत स्लो हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, उस फ्लो को वापस से बढ़ाना है। अब लॉजिकल सी चीज़ है, जितना फिल्ट्रेट यहाँ से फिल्टर होके नीचे आ गया, क्या हमें सारा हमारी बॉडी से बाहर निकालना है? तो इसका बहुत लॉजिकल सा जवाब है नहीं। मतलब उसमें प्लाज्मा है, ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इसके अलावा कई सारे यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें बॉडी से बाहर नहीं निकालने, लेकिन वो कहाँ पर आ चुके हैं, किडनी ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेशन के थ्रू आगे बाहर आ गए हैं। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि जो यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं उन यूज़फुल कंपोनेंट्स को आप वापस से अपने बॉडी के ब्लड के साथ मिक्स करवा दीजिए। ओके, सो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो चेंज करवा रहे हैं वो चेंज कौन करवा रहा है, वो चेंज करवा रहा है सबसे पहला PCT, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताऊँगी, जितना फिल्ट्रेट आया, मान लीजिए पूरा 100% ब्लड था, 100% ब्लड के अंदर कुछ ml ही, मतलब जो कुछ परसेंट है वही इफरेंट आर्टरियोल में गया, बाकी सब प्लाज्मा की फॉर्म में और सब इनका डिफरेंट कंपोनेंट्स की फॉर्म में किस में आ चुका है, PCT में आ चुका है। PCT के अंदर क्या प्रेजेंट है, PCT में प्रेजेंट था ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियल है, ये पार्ट आपका बच्चों क्या करता है, ये पार्ट आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हमारे ब्लड के फिल्ट्रेशन का पार्ट, क्योंकि रेड नहीं है, क्योंकि आरबीसी नहीं है, कैसा है, वही ट्रांसी लिक्विड है, लिम्फ जैसा पार्ट जो मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या करेगा, ये आपके लगभग ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 80% फिल्ट्रेशन को वापस से एब्सॉर्ब करवा देगा। तो मैंने बोला जितना कंपोनेंट आया, मान लीजिए 100 ml आया, तो उस 100 ml मतलब मेरे बोमेंस कैप्सूल में कितना परसेंट फिल्ट्रेट है, तो मैंने बोला 100 ml, परसेंट नहीं, कितना क्वांटिटी आपका फिल्ट्रेट है, तो मैंने बोला 100 ml फिल्ट्रेट है। उस 100 ml फिल्ट्रेट से 80% यहीं के यहीं, मतलब आगे भी नहीं बढ़ा, PCT के अंदर से ही क्या करवा दिया जाता है, एब्सॉर्ब करवा दिया जाता है। 80% of the filtrate is absorbed itself by the PCT, proximal convoluted tubule के through absorb हो गया, and the phenomena by which 80% substrate is get absorbed by the PCT is called the ultrafiltration। क्या कहलाता है, ultrafiltration कहलाता है। मैं लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। तो PCT की बात करी तो PCT आपका क्या है, PCT वही पार्ट है जो कि किस क्या कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों बोला, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना कंपोनेंट था वो क्या हो चुका है, एब्सॉर्ब करवा दिया गया है। लगभग 80% पार्ट को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, री एब्सॉर्ब करके ख़त्म कर दिया। ओके, नाउ अब हम बढ़े आगे।
अब ब्लड की जो मतलब ऑलमोस्ट ग्लूकोज थे, अमीनो एसिड्स थे, आपकी बहुत सारी कंपोनेंट्स थे, प्रोटीन्स थे, कई सारे जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह होते हैं, उन सबको हम पीसीटी के थ्रू एब्जॉर्ब करवा चुके हैं, क्योंकि भाई यूज़फुल कंपोनेंट थे। उन यूज़फुल कंपोनेंट्स को अगर एब्जॉर्ब नहीं करवाया जाएगा तो पहली चीज़ तो बॉडी के अंदर हर बार अगर ऐसा होगा तो डेफिशिएंसी रहेगी हर कंपोनेंट की बार बार, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो ब्लड हमारा बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड था, वो कंसनट्रेशन मतलब कंसनट्रेटेड ही रहेगी, मतलब डाइल्यूएंसी मेंटेन नहीं होगी। तो वो जो डाइल्यूएंसी मेंटेन करवाई जाएगी, वो डाइल्यूएंसी मेंटेन इस एब्जॉर्प्शन को वापस से इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर देके करवाई जाएगी। अब हम बढ़े आगे, जब हम आगे बढ़े तो हम आए अगेन दैट इज़ यू शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड हेनले लूप। जब हम हेनले लूप की बात कर रहे हैं तो ये जो हेनले लूप है आपका, ये हेनले लूप क्या करवाता है, ये दो काम करवाता है। इसके दो लिम्स हैं, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। दोनों को भाई अब आप हेनले लूप तो बोल दिया, लेकिन फिर से असेंडिंग और डिसेंडिंग बोला, तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो फंक्शंस होंगे दोनों के वो क्या होंगे, अलग होंगे। तो जब आप दोनों के फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये जो फंक्शन परफॉर्म करवाया जा रहा है ये आपके HL की वजह से करवाया जाता है। और क्या करवाया जाता है, यहाँ का दूसरा फिनोमेना जो कि कहलाता है रीएब्सॉर्प्शन। क्या कहलाता है, रीएब्सॉर्प्शन। सो लिसन वेरी केयरफुली कि जब हम बात कर रहे हैं रीएब्सॉर्प्शन की तो ये क्या फिनोमेना है या फिर ये किससे कनेक्टेड है, तो समझे इट इज़ कनेक्टेड विद द एब्सॉर्प्शन या फिर डाइल्यूएंसी ऑफ द यूरिन। हमारे यूरिन की डाइल्यूएंसी से कनेक्टेड। अभी मैं यूरिन नहीं बोलूँगी, अभी मैं फिल्ट्रेट बोलूँगी, ठीक है। यूरिन कब बोला जाएगा, आई विल टेल यू। मैंने बोला हमारे फिल्ट्रेट को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका हेनले लूप। तो समझें, जब आप बात कर रहे हो आपके किडनी ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन की, तो पीसीटी से 80% ऑफ द फिल्ट्रेट हम एब्जॉर्ब करवा चुके हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे आपको दिखी हेनले लूप, जिसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और एक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक डिसेंडिंग पार्ट है और एक असेंडिंग पार्ट है। बोथ आर नॉट परमिएबल फॉर द वाटर एज वेल एज फॉर द सॉल्ट्स। अब जितना कंपोनेंट हमारे पास बचा है, जितना फिल्ट्रेट हमारे पास बचा है, उसमें पहली चीज़ तो कंपोजिशन ज़्यादा है किसकी, पानी की। दूसरी बात करें तो कंपोजिशन किसकी ज़्यादा है, कुछ सॉल्ट्स की। तीसरी बात करें तो यूरिया वगैरह, वो तो हम एक्सक्रीट आउट करवाने ही करवाने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके पानी की और सॉल्ट्स की, तो ये कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के थ्रू मेंटेन की जाती है। अब हम एक यहाँ पे एक नई चीज़ समझने वाले हैं जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्या है आपका रीएब्सॉर्प्शन के साथ कनेक्टेड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड के कंसंट्रेशन को कंटिन्यूस मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और जब आप ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं आपकी यही क्या क्या, सबसे पहली चीज़ मैंने बात करी पीसीटी तो है ही है, फिर उसके बाद आपकी HL है, फिर DCT है। ये सारे के सारे फिल्ट्रेशन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं और फिनोमेना कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका हेनले लूप। जब आपने हेनले लूप की बात करी तो ये जो हेनले लूप है ये सबसे पहले चेक करेगा कि भाई आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है या फिर कम है। तो यहाँ पे दो लिम्स जो आपको दिख रहे हैं, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग, एक परमिएबल होता है पानी के लिए जो कि पानी के एब्जॉर्प्शन को करवाएगा, और दूसरा परमिएबल होता है आपका किसके लिए, हमारे सॉल्ट्स के लिए। तो अगर मैं बात करूँ डिसेंडिंग की, तो यहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में पानी को एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है, क्लियर। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम किसको एब्जॉर्ब करवाते हैं, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं। परमिएबिलिटी पूछ ली जाती है कि कौन सा पार्ट परमिएबल है और कौन सा पार्ट इम्परमिएबल है। अब हम आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़े तो आप इस प्रोसेस को समझेंगे कैसे होता है। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए एक हॉट समर का एक सनी डे है जिसमें हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दे रही हूँ कि जब भी आप एक ठंड के दिन की बात करें या फिर एक बहुत गर्मी के दिन की बात करें तो दोनों में कंपैरिजन है। हम पानी ज़्यादा पीते हैं आपका गर्मियों में और पानी कम पीते हैं सर्दियों में, या फिर किसी सर्कमस्टांसेस के थ्रू मान लीजिए मैं कहीं बाहर गई हूँ या किसी ट्रिप पे गई हूँ और मेरे पास पानी अवेलेबल नहीं है, मैं पानी नहीं पी पा रही हूँ, तो उस कंडीशन में हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है,
ठीक है। दूसरा मैंने बात किया, मैं अपने घर पे हूँ, मैं बहुत पानी पी रही हूँ, यूरिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है समझें। अगर मैं कहीं ट्रिप पे गई और मुझे पानी नहीं मिल पा रहा तो यूरिन बनना कम हो जाएगा, मतलब जो एक्सेसिव वाटर मेरी बॉडी में है ही नहीं, तो क्या उस एक्सेसिव वाटर को हम बॉडी से बाहर निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। लेकिन जब मैं पानी की क्वांटिटी अपनी बॉडी में ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रही हूँ, तो अब ब्लड के अंदर फ्लूइड बहुत है, तो किडनी क्या कर देगी, उस फ्लूइड को ईजिली हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो उस फ्लूइड को जब बॉडी से बाहर निकालते हैं तो वो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम मेंटेन कर रहे हैं ब्लड की एक ऑस्मोटिक, बेसिकली ऑस्मोलैरिटी की कंसंट्रेशन जो है वो कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, ना तो पानी ज़्यादा पीने की वजह से बहुत ज़्यादा डाइल्यूट रहे और ना ही कम पीने की वजह से बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहे। जैसे मैंने बोला कि पानी नहीं पी रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि किडनी जितना ml वाटर एक पर्टिकुलर पर्सन में निकाल रही है उतना ही निकालती रहेगी। ऐसा अगर ऐसा करती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्लड के कुछ ही पर्टिकुलर टाइम में हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट जितना भी वाटर था वो सब हट जाएगा, प्लाज्मा में जितना 90 से 92% वाटर प्रेजेंट था वो सब खत्म हो जाएगा और ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, फ्लूइडिटी उसकी बिल्कुल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फ्लो करने में ब्लड के फिर बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। सर्दियों में यही होता है, हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका रीज़न है पानी आप पी नहीं रहे हो, ब्लड का कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। हालांकि बॉडी मेंटेन करती है, रिमूवल जो है वो कम कर देती है, पर काफ़ी सारी पार्ट जो है वो इससे कनेक्टेड है, तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। क्लियर? तो हेनले लूप दो काम कर रही है। सबसे पहले तो आपके H2O का रिमूवल मतलब, अब देखें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब हमारा ब्लड जब आगे बढ़ रहा है तो फिल्ट्रेट के आगे बढ़ने पे समझेंगे यहाँ पे इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट ये है, ओके। और देखें एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, वो ये है कि जितना भी फिल्ट्रेट आपका किस में प्रेजेंट है, इन ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या है, वो है आपका वो फिल्ट्रेट जो कि बॉडी से बाहर निकालने के लिए जा रहा है। और जितने कंपोनेंट को मैं बाहर निकालूं, इस स्पेस में निकालूं, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं उसको बॉडी में रीएब्सॉर्ब करवा रही हूँ, ठीक है। कौन सा पार्ट कनेक्टेड है रीएब्सॉर्प्शन से? तो हेनले लूप कनेक्टेड है रीएब्सॉर्प्शन से। कैसे रीएब्सॉर्प्शन करता है? 80% फिल्ट्रेट जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, अब बचा है 20%। उस 20% में से भी अगर पानी बहुत ज़्यादा नहीं है तो पानी को एब्जॉर्ब करवा दो। हम एक्सेसिव में वेस्ट नहीं करते हैं कि पानी को मैं बॉडी से बाहर निकालती जा रही हूँ, नो। हमें क्या करना है, सिंपल, हमें जितना पानी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाने का काम करना है, ओके। सो देखिए यहाँ पे H2O लगातार आप क्या कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन करवाते हो H2O का, ओके। पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। अब जब पानी एब्जॉर्ब हुआ तो पानी एब्जॉर्ब होने पे आपका ये जो फिल्ट्रेट है इसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी ज़्यादा। देखें जो 20% फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है, 80% हम एब्जॉर्ब करवा चुके हैं, 20% फिल्ट्रेट जो आगे बढ़ रहा है, ये 20% फिल्ट्रेट आप समझेंगे क्या करता है, इसके अंदर पानी की क्वांटिटी प्रेजेंट है और सॉल्ट्स की क्वांटिटी प्रेजेंट है। मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ या जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने उस फिल्ट्रेट को वापस से एब्सॉर्ब करवाऊँगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पानी होता है और सॉल्ट्स होते हैं। क्लियर? मैंने क्या बोला, मैंने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आपका क्या किया, H2O एब्सॉर्ब करवाया। जब H2O बाहर निकाल लिया, मेरे पास एक ग्लास है चीनी और पानी का, जिसमें से मैंने अगर पानी बाहर निकाल लिया, जैसे मैंने ग्लास को बहुत ज़्यादा पकाया तो इवेपोरेट होके पानी बाहर निकल गया, बचा क्या, शुगर। अब जो शुगर बचा है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेम चीज़ यहाँ पर है, जब पानी निकाल लिया तो जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है वो सॉल्ट उसकी कंसनट्रेशन को बढ़ा देंगे, और जब उसकी कंसनट्रेशन बढ़ गई है तो अब आपको फिर से क्या करना है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी है। तो उस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए आपने यहाँ से क्या निकालना शुरू कर दिया, सोडियम क्लोराइड के आयंस निकालना शुरू कर दिया, Na पॉजिटिव, ओके। तो ये जो सोडियम के सॉल्ट्स हैं, ये सोडियम के सॉल्ट्स जो हैं ये रिमूव होना आपकी बॉडी से आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकलना शुरू हो गए। तो अब क्या हुआ, यहाँ से पानी निकला, फिल्ट्रेट हो गया गाढ़ा, जिसमें सोडियम के सॉल्ट्स हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी ऑस्मोलैरिटी को सही बनाने के लिए, कांस्टेंट बनाने के लिए मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिए सॉल्ट्स। दोनों चीज़ें बाहर हो गई। अब हमारा फिल्ट्रेट जो बचा, ये जो प्रोसेस कहलाया, ये क्या कहलाया आपका, रीएब्सॉर्प्शन।
मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवा चुके हो, जो मैक्सिमम चीज़ें थी उसको तो हम बाहर निकाल ही चुके हैं। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, दूसरी चीज़ मैंने बोली आपका यही वाला पार्ट जो कि क्या करवा रहा है, रिमूवल करवाता है आपके ब्लड के कंपोनेंट्स का। ओके, ब्लड में जो फिल्ट्रेट के कंपोनेंट, मतलब फिल्ट्रेट में जो कंपोनेंट्स हैं उनका। क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़े डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। आप समझेंगे बच्चों, जब आप डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की बात करते हो तो यहाँ पे भी हम लगातार क्या करवा रहे हैं, एक तीसरा फिनोमेना परफॉर्म करवा रहे हैं जो कि कहलाता है आपका ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब जब आपने ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की बात की तो ये जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है ये आगे बढ़ा, और ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है भाई, आपके पोटेशियम आयंस अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सोडियम, पोटेशियम, फिर हम बात करते हैं आपके HCO3 को आप एब्जॉर्ब करवा लोगे। तो कई सारे कंपोनेंट हैं जो कि DCT के अंदर, DCT देखता है कि भाई किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, किस चीज़ की नहीं है। तो वो देखेगा कि नहीं भाई, अगर आपका क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है इसके अंदर से अभी बहुत सारे आयंस हमारे बाहर निकल रहे हैं लेकिन अभी इन्हें हमें एब्जॉर्ब करना है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो DCT के थ्रू क्या करवाया जाएगा, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन करवाया जाएगा। ट्यूब्यूलर जो है वो पोटेशियम के आयंस, सोडियम के आयंस, बाइकार्बोनेट्स को अंदर डाल देगा ताकि वो बाहर निकल जाए। तो ये कंपोनेंट्स जो हैं वो लगातार क्या होते जाएंगे, हमारे DCT के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब एक चीज़ समझेंगे, जब हम DCT में एंटर कर चुके तो DCT में एंटर करने के बाद पानी का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। ओके, हमने बात करी थी HL के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन होता था। अब जब मैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आ गई, कोई फिनोमेना नहीं चल रहा। ओके, कोई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं है, कोई रीअब्सॉर्प्शन नहीं है, कोई ट्यूब्यूलर सिक्रीशन नहीं है। बस अगर ब्लड के फिल्ट्रेट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, पानी की कंसंट्रेशन या पानी की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है, तो उस पानी की क्वांटिटी को हम कम ज़रूर कर लेते हैं। मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर भी अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो वो आपका जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी हमारे मतलब ब्रेन जो है वो CT को, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को भी इम्पल्स देता है, क्या करो कि भाई आप भी जितना पानी हो सके उतने पानी को एब्जॉर्ब कर लो। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जब फिल्ट्रेट आ गया तो कुछ क्वांटिटी में बस H2O एब्जॉर्ब होता है, इसके अलावा और कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता। क्लियर। और अब जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से हम आगे बढ़े, हालांकि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ही हम कह सकते हैं इस फिल्ट्रेट को। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कनेक्टेड होगी आपकी पेल्विस से, जहाँ पर जैसे ये छोटे छोटे रीजन्स दिखाए, मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो कॉमन होती है किसके अंदर, आपके डिफरेंट DCTs के अंदर। ऐसे कई सारे नेफ्रॉन जो है वो इससे कनेक्टेड हैं, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कॉमन थी। और ऐसे ही बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रीनल पेल्विस में जाके मिलते हैं, और रीनल पेल्विस में जब फिल्ट्रेट आ जाता है और ये फिल्ट्रेट अब जब यूरेटर में एंटर करेगा तो इस यूरेटर के फिल्ट्रेट में से अब किसी भी तरीके का कोई एब्सॉर्प्शन, कोई सिक्रीशन नहीं होगा, कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगा। यूरेटर में अगर कोई कंपोनेंट आ गया, नाउ इट्स नॉट गोइंग टू एब्सॉर्ब एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट, कोई भी तरीके का सब्सटेंस एब्सॉर्ब नहीं करवाया जाएगा। और जब किसी भी तरीके का कोई सब्सटेंस एब्सॉर्ब नहीं करवाया जा रहा है तो उस कंडीशन में अब इसको हम फिल्ट्रेट ना कहते हुए क्या नाम देते हैं, यूरिन नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाता है, यूरिन नाम दिया जाता है। क्लियर। तो अब यहाँ तक मैं बात कर रही थी फिल्ट्रेट, क्यों बोल रही थी फिल्ट्रेट, यूरिन क्यों नहीं बोल रही थी, क्योंकि यहाँ से अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ों को बार बार एब्सॉर्ब करवा रही हूँ। ओके, लेकिन जब हम यूरेटस में आ गए हैं तो यूरेटस में अब किसी भी तरीके का कोई एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा, और जब यूरेटस में किसी तरीके का कोई एब्सॉर्प्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो क्या बन चुका है, आपका यूरिन बन चुका है। ओके, और अब इस यूरिन को कुछ पर्टिकुलर टाइम तक, लाइक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर देयर इज़ आपका जो यूरिनरी ब्लैडर का एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, ऑब्वियसली उस साइज़ का 800 ml मैंने आप लोगों को बताया था, जब तक हाफ फिल्ड नहीं हो जाता, मतलब हाफ फिल्ड के बाद आपको अर्ज होना शुरू हो जाता है। मतलब जब आपको एक तेज़ अर्ज है यूरिन को आपकी बॉडी से बाहर निकालने का, तो उस टाइम पर आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो सिर्फ कितना फिल्ड हुआ है, हाफ फिल्ड हुआ है। ओके, और उस हाफ फिल्ड के बाद इसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल थी, ताकि यूरिन की फिलिंग की वजह से वो स्ट्रेच होके कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना करे।
मतलब बैक फ्लो यूरिन का यूरेटस के थ्रू नहीं हो और कंडीशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो और जो प्रोसेस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू हम बॉडी को बाहर निकाल रहे हैं, एक आपका वही अगेन मैं बोलूँगी इनवॉलंट्री और वॉलंट्री प्रोसेसेस दोनों हैं जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलता है। यूरेथ्रा मेल्स में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और फीमेल्स में जो है वो एज़ कम्पेयर टू द मेल्स छोटा होता है। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू आपके यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन से रिफ्लेक्स आता है। ब्रेन का जो रिफ्लेक्स है, ये ब्रेन का रिफ्लेक्स क्या कर देगा, ये ब्रेन का रिफ्लेक्स आपके यूरिन को जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देगा। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड मिक्चरेशन। कौन सा प्रोसेस कहलाता है, मिक्चरेशन कहलाता है। देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्चरेशन, तो हम क्या जवाब देते हैं, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर यूरेथ्रा। हमारे यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू हमारे किसका रिमूवल, यूरिन का रिमूवल क्या कहलाता है, मिक्चुरेशन कहलाता है। बात को समझे, ये मिक्चुरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए हमने यूरिनरी ब्लैडर को भरा, स्फिंक्टर जो है वो आपका ओपन करेंगे और यूरिन को बाहर निकाल देंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो फिल्ट्रेट बना, ये जो यूरिन बना, ये यूरिन बना कैसे, तो वो बना इस प्रोसेस के थ्रू। अब यहाँ पर एक प्रोसेस और चल रही है जिसको मैंने नाम दिया है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज़ दिस, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको नोट लिख नहीं रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ सारी चीज़ें। जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो अब ये क्या फिनोमेना है, ये क्या प्रोसेस है, तो देखें जब भी हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के अपोजिट वर्क करवाते हैं, मतलब कोई भी सिस्टम अगर एंटी पैरेलल रन कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो एक एफिशिएंटली वर्क करता है। कैसे करता है, मैं छोटा सा डायग्राम एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को देखेंगे। ये सब पार्ट हटा रही हूँ मैं। मैकेनिज्म हम पढ़ चुके, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद हमने पढ़ा रीएब्सॉर्प्शन, और रीएब्सॉर्प्शन के बाद हम पढ़ेंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो देखें एक्सप्लेन क्या करना है मुझे आपको एक्सप्लेन करना है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट अपोजिट रन करने वाली मैकेनिज्म। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आपका एक्सक्रीशन। ओके, तो देखें मैकेनिज्म में ही इंक्लूड होता है। मैं यहाँ पे दो चीज़ें बना रही हूँ। सबसे पहला पार्ट है आपका ये वैसा रेक्टा, ये यही पार्ट है, ये मैं दोनों को अब अलग बना के दिखा रही हूँ। ये है आपका नेफ्रॉन। देखें यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया आपका 3 पार्ट्स में। ओके, 1 2 एंड 300 m osmo per liter, 600 osmo per liter, 1200 पर लीटर। देखें ये है आपका वैसा रेक्टा, ये है आपका नेफ्रॉन का हेनले लूप। देखें अब होता क्या है, यहाँ पर जो ब्लड चल रहा था वो यूँ चल रहा था, आपने देखा था। यहाँ पे
चल रहा है इसके अपोजिट। देखिए अब जब भी आप मूवमेंट के प्रोसेस को परफॉर्म करवा रहे हैं तो यहाँ पे जो वैसा रेक्टा रन कर रही है ये अपोजिट ट्रैक में रन कर रही है। प्रेशर है 300, 600 और 1200। जब हम प्रेशर 600, 300 और 600 रख रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे जितना क्वांटिटी यहाँ पर H2O बाहर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक चीज़ समझनी है कि जब H2O बाहर निकल रहा है तो इस H2O के बाहर निकलने पे कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी या फिर कम होगी? बढ़ेगी ऑब्वियसली। यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती जा रही है आपकी? बढ़ती जा रही है। जब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ तो कंसंट्रेशन क्या हुई? बढ़ी। जब कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कंसंट्रेशन बढ़ने का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है कि आपका जो लगातार वाटर है वो बाहर निकाला जा रहा है। देखिए 3, 6 एंड 12, तो ये जो 3, 6 और 12 है, ये 3, 6 और 12 में H2O जो है लगातार, हमने एक चीज़ याद कर ली कि यहाँ पे जो आपका क्या था, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था, ये पानी का रिमूवल कर रहा था। और जब ये पानी का रिमूवल कर रहा था तो इसका मतलब क्या है, जो H2O ये लगातार मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि काउंटर करंट है, मतलब अपोजिट। जैसे ये रन करेगी उसके अपोजिट ये रन करेगी। तो जब इसके अपोजिट ये रन कर रही है तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे लगातार एब्सॉर्प्शन हो रहा है किसका? H2O का। मतलब जो H2O यहाँ से बाहर निकला वो इसके अंदर डाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इसके अंदर डाला जा रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जब मैं नीचे जा रही हूँ तो प्रेशर देखिए कम हो गया, और यहाँ पर जब मैं आगे बढ़ी तो प्रेशर जो है वो लगातार क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है आपकी, तो जब नीचे गई मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ तो कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, क्योंकि पानी की क्वान्टिटी बढ़ रही है। और जब मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ तो जो पानी की क्वान्टिटी है वो कम हो रही है, तो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। अब क्या हुआ? अब मैं उल्टा आती हूँ, तो उल्टा आने पर जब मैं ऊपर बढ़ी तो मैं यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ आपके सोडियम और क्लोराइड्स के आयन, NaCl। तो जब NaCl का रिमूवल हो रहा है तो NaCl का रिमूवल होने पे जो 1200 कंसंट्रेशन हमारी 1200 m ऑस्मो पर लीटर हुई थी, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है आपकी, ये अब वापस से क्या हो जाएगी? आपकी 300 पर आ जाएगी। मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आके क्या हो गया? ख़त्म हो गया। किसकी वजह से? आपका वैसा रेक्टा की वजह से। वैसा रेक्टा किसके अपोजिट वर्क कर रही है? आपके हेनले लूप के अपोजिट वर्क कर रही है। यहाँ से पानी का रिमूवल हो रहा है तो ये कंसंट्रेशन जो है बढ़ती जा रही है। ओके, और यहाँ पे ये उल्टा चल रहा है, इसके अपोजिट चल रहा है। तो इसके अपोजिट चलने का मतलब क्या है? इसको इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर रख दें। मतलब मैं इसको, ये है तो मैं इसको इसके ऊपर ले आऊँ, इस तरीके से यहाँ पर ले आई। तो जब मैं इसको इसके ऊपर लेकर आई तो ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। यहाँ पर H2O निकल रहा है तो वह H2O क्या कर रहा है? इसमें से निकला और इसमें आ गया, तो इसमें आने पर इसकी जो आपकी ऑस्मोलारिटी है उसको क्या कर दिया? उसने कंसंट्रेटेड कर दिया, गाढ़ा कर दिया। ओके, और जब मैं आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने पे आपका यहाँ पे जो है वो सोडियम के और क्लोराइड्स के आयन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्योंकि जब आपके NaCl एब्जॉर्ब होगा तो उस कंडीशन में ही तो आपका जो डाइल्यूएंसी है वो किसकी तरफ बढ़ेगी? कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगी। बात को समझे या फिर नहीं समझे? मतलब बहुत ही ईजी फिनोमिना है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में मैंने यहाँ पर लिया है वैसा रेक्टा, मैं ऊपर भी लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा है आपका हेनले लूप। हेनले लूप ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर। इसको ऐसे देखना है, इस तरीके से। ऐसे नहीं देखना कि मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखने वाली हूँ, नहीं तो पूरा काम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का फ्लो सेम हो जाएगा। फ्लो को रखना है अपोजिट। जब फ्लो को अपोजिट रखोगे तभी कंसंट्रेशन मेंटेन हो पाएगी कि यहाँ से निकला तो ये कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स जा रहा है और यहाँ के अंदर आया तो ये लेस कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स जा रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर, यहाँ से NaCl बाहर निकाले तो वापस से कंसंट्रेशन उस पर आ गई, और यहाँ पर अंदर डाले तो वो कंसंट्रेटेड हो गया। समझ में आ गया? मतलब
जितनी चीज़ें यहाँ से एब्जॉर्ब, यहाँ से बाहर निकाली जा रही हैं, वो सब किसके थ्रू कनेक्ट की जा रही हैं, वैसा रेक्टा के थ्रू कनेक्ट की जा रही है। और एक चीज़ को और बहुत ध्यान से समझ लेंगे कि जब आप वैसा रेक्टा की बात करते हैं तो ये जो वैसा रेक्टा है इट इज़ कनेक्टेड विद द इफरेंट आर्ट्रियोल। भाई लॉजिकल सी चीज़ है, इफरेंट आर्ट्रियोल से आपको इसको कनेक्ट करना ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब इफरेंट आर्ट्रियोल से कनेक्ट नहीं करोगे तो मेन जितना फिल्ट्रेट है जिसका मुझे क्या करना है, उस फिल्ट्रेट का मुझे बेसिकली जो कंसंट्रेशन है उसको वापस मेंटेन करना है। मतलब जो बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आ गया है, जो एक बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, एक बहुत ही गाढ़ा नेचर इसके अंदर डेवलप हो गया है, उस चीज़ को मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो ये जो कंसंट्रेशन को ख़त्म करके मुझे डाइल्यूएंसी मेंटेन करनी है। ये डाइल्यूएंसी मेंटेन किसके थ्रू की जा रही है? आपका इफरेंट आर्ट्रियोल में किसको डाल के की जाती है? वैसा रेक्टा को कनेक्ट करके की जाती है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है बेसिकली। यहाँ पे जब मैं इफरेंट आर्ट्रियोल की बात करती हूँ तो यहाँ इफरेंट आर्ट्रियोल और आपकी पीसीटी के बीच में एक कनेक्शन और प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको एक नया टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये तो काउंटर करंट मैकेनिज्म तो हो गई, कंप्लीट हो गया कि किस तरीके से हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक थर्ड पार्ट बता रही हूँ जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं जक्स्ट्राग्लोमेरुलस अपैरेटस, जो कि बनाता है आपका JGA। क्या बनाता है? JGA। अब ये JGA क्या है? ये अगेन हमारे मतलब जितना भी इस रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू काम किया जा रहा है वो मेंटेन की जा रही है। मैं यहाँ पे एक टर्म और लिख देती हूँ बहुत बोल्ड लेटर्स में, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। क्या मेंटेन किया जा रहा है? ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन किया जा रहा है। भाई समझो, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन वो पार्ट है जिसमें आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपके वाटर को एब्सॉर्ब करके या फिर मतलब बेसिकली हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन को, हमारे यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे हो। तो सबसे पहला पार्ट मैंने आपको क्या बताया? वैसा रेक्टा। काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या समझी हम लोगों ने? वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा हमारी बॉडी का वो पार्ट है, हमारी बेसिकली मैं क्या बोल सकती हूँ, एक वो रीजन है जो कि क्या करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म को सेट करके यूरिन को आपके डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड करने का, कंसंट्रेशन ज़्यादा बोलेंगे, कंसंट्रेटेड करने का काम करता है। जितना एक्सेसिव वाटर बाहर निकलता जा रहा है, अगर ये इसके अपोजिट वर्क नहीं करेगा तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दोनों अपोजिट पैरेलली रन कर रहे हैं तो एक अगर रिलीज करता है तो दूसरा क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों कर लेता है? ताकि ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन यहाँ पर मेंटेन रहे। समझ में आया? अब देखें हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद मैं आपको टर्म बोला जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है, सबसे पहली चीज़ तो समझना पड़ेगा ये क्या है। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस एक तरीके का सेलुलर एक्सटेंशन कह सकते हैं, जो कि किसके बीच से निकल रहा है? हमारे इफरेंट आर्ट्रियोल और पीसीटी के बीच से निकलता है। ओके, अब जब आप बात कर रहे हैं इस जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस के काम की, तो ये काम क्या कर रहा है? ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेक करने का काम करता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है? बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। ग्लोमेरुलस से एक पर्टिकुलर टाइम में कितना फिल्ट्रेट आगे बढ़ के एक ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, ये कहलाता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज GFR। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रही हूँ मैं? GFR। ये GFR को मेंटेन करने के लिए हमारे पास है एक नया टर्म जिसको मैं बोल रही हूँ जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस। काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ ली हमने। क्या है? JGA, दैट इज जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस। सबसे पहले तो समझे है कहाँ पर, ठीक कर दो इसको। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस इफरेंट आर्ट्रियोल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बीच में एक सेलुलर चेंज है। वो जो सेलुलर चेंज है, वो सेलुलर चेंज आपका क्या बनाता है? वो सेलुलर चेंज आपका बनाता है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस। ओके, और ये जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस है बच्चों, ये आपका बेसिकली
हमारे जो भी हार्मोन्स हैं उनको रिलीज़ करने का काम करता है। अब आप लोग रिकॉल कीजिए, मैंने आप लोगों को प्रोटियोलिटिक एंजाइम की बात करी थी डाइजेशन में, जो कि रेनिन था, वो था RENNIN। यहाँ पर हम एक और हार्मोन का जिक्र करने वाले हैं जो कि इसी JGA से रिलीज़ करवाया जाता है, रेनिन। ये क्या था आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम, और RENIN जो है आपका, ये क्या है, ये है आपका ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए किडनी से रिलीज़ करवाया गया, किडनी से रिलीज़ करवाया गया हार्मोन। ये था एंजाइम, ये है हार्मोन। इसके साथ साथ ये जो हार्मोन रिलीज़ करवाया जा रहा है ये JGA से करवाया जाता है। करता क्या है देखें, अब है आपकी RAAS मैकेनिज्म, रेनिन या फिर रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म ही मैं लिख देती हूँ। देखें, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। देखें भाई, जब आप रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जब भी हमने बोला कि जब आप रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म की बात करो तो यहाँ पर रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन दो पार्ट जो है वो वर्क करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। क्या क्या इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है देखें, हर जगह पे हमने क्या किया हुआ है, कुछ कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। कैसे, सबसे पहले JGA से रिलीज़ करवाया गया आपका रेनिन, JGA से रिलीज़ करवाया गया क्या, रेनिन। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट पर एक्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एक्ट करता है आपका, एंजियोटेंसिन सेकंड पर। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं आपका, जब हमने आपका ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन पार्ट पढ़ा था तो उस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो है वो कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। जैसे रेनिन ने एक्ट किया आपके लिवर पे, लिवर से निकलवाया एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन जो है वो फर्स्ट जो है वो एक्टिव करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड को। फिर जब हम एंजियोटेंसिन सेकंड से आगे बढ़ते हैं तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये किडनी के एडिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन पे वर्क करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स किडनी पे प्रेजेंट एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड, और एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो रिलीज करवाएगा आपका एल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टेरॉन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एल्डोस्टेरॉन जैसे ही हमारे पार्ट में बॉडी में रिलीज होता है ये सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर बढ़ा देता है। और जब ये पार्ट इंक्रीज कर गया, सिंपल मैं बोल दूं, अगर ये पार्ट इंक्रीज कर गया तो यहाँ पे जो सोडियम के आयंस बढ़े, ये सोडियम के आयंस इंक्रीज करके आपके वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। भी लॉजिकल सी चीज़ है, जब कंसनट्रेट के अंदर जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम के आयंस एब्जॉर्ब होना शुरू कर दें, अगर कंसनट्रेट के अंदर सोडियम के आयंस एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे तो फिल्ट्रेट गाढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उस गाढ़ेपन को डाइल्यूट करने के लिए मुझे वापस से मतलब सोडियम आयन एब्जॉर्ब करवाए, सोडियम आयन एब्जॉर्ब करवाए तो ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया अंदर का फिल्ट्रेट, और जब अंदर का फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो गया तो वाटर जो है वो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ये वेसोप्रेसन वाली मैकेनिज्म भी है, ये भी हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हैं। आपका ADH दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ ADH, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसन। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम करते हैं। ये जो एल्डोस्टेरॉन है, ये एल्डोस्टेरॉन एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या करता है, ये आपके JGA से जो निकलने वाले रेनिन से क्या करता है, हमारे ट्यूब्यूल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि हमारे GFR को बढ़ा देगा। और जब GFR बढ़ जाएगा तो GFR बढ़ने पर फिल्ट्रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, यहाँ से एल्डोस्टेरॉन तो कर रहा है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम, यहाँ पर एक चीज़ और निकलती है जिसको हम बोलते हैं ANF, एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर। ठीक है, हमारे हार्ट से रिलीज करवाया जाता है। और ये जो ANF है ये उल्टा काम कर रहा है, ये होता है पावरफुल वेसोडाइलेटर। ये था पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो कि GFR को बढ़ा रहा था, यह है पावरफुल
वेसो डायलेटर और वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट कराने का काम कर रहा है, तो डायलेटर आपका क्या करेगा, किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ कराने का काम करेगा। ओके, तो ये इसके अपोजिट वर्क करेगा अगर रिलीज़ नहीं करवाना है। बाकी अगर मैं बात करूँ ADH की या फिर वेसोप्रेसिन की, तो ये ADH और वेसोप्रेसिन आपके क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, किडनी के आपका फिल्ट्रेशन का पार्ट है, और इससे कनेक्टेड आपके कई सारे हमारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या कि भाई रीनल ट्यूब्यूल के अंदर नेफ्रॉन का इन्फ्लेमेशंस है, या फिर आपके नेफ्रॉन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन है, या फिर हम बात करें मतलब यही जो भी किडनी से कनेक्टेड स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन है, रीनल कैल्कुलाई है, नेफ्रॉन का इन्फ्लेमेशन है। फिर इससे ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने एक कनेक्ट पढ़ा था डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस आपको फिल्ट्रेशन में जब बताया गया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आर्टिफिशियल किडनी का जब हमने आपका ये इम्यूनिटी वाला पार्ट पढ़ा था, तो उसमें जितनी भी आपकी डिजीज़ थी तो उसमें डायलिसिस वाले पार्ट को हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था कि आर्टिफिशियल किडनी को ही हम डायलाइज़र कहते हैं, और डायलिसिस करवाने के लिए वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। जब किडनी वर्क नहीं कर रही है तो आर्टिफिशियली जिस किडनी का इस्तेमाल कर रहे हो वो डायलाइज़र है। और यूजुअली इम्प्योरिटी जब तक डोनर किडनी नहीं मिलती है तब तक हम इसी आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ ऑल योर एक्सक्रीशन। थैंक यू सो मच।